बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी किस्म की लीगल के मतलब आपको एडवाइस चाहिए या आप बदलते हुए कवानीन के बारे में आप आगाही चाहते हैं, तो आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको उसकी भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंशियल या कोई डिटेल्स के साथ या कोई ऐसी एडवाइस जो चाहते हो कि आप अपना नाम या ऑनलाइन पूछना नहीं चाहते, तो आप मुझे कॉन्फिडेंशियल या डिटेल एडवाइस के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, क्योंकि प्रोग्राम लाइव होता है, टाइम शॉर्ट और क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप कॉल करेंगे तो कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँ, वरना आप ईमेल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि जब आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें या उसको म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपके और मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय करते किए हुए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे एक्चुअली पूछना था, मेरे भाई ने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक। उनकी वाइफ ब्रिटिश है, उस पर उनको इंडेफिनेट लगा था, तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे और ओरिजिनल कौन से होंगे? बस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स चाहिए थी मुझे। उनके पास इंडेफिनिट है, उन्होंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है? जी, इंडेफिनेट है, 2 साल से इंडेफिनेट है उनके पास। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो लोगों को इंडेफिनिट मिल जाए उसके बाद क्वालिफाइड करते हैं कि 1 साल के बाद वो नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सके, उसकी जो रिक्वायरमेंट आज के दिन या करंट रूल्स ये कहते हैं कि जो लोग नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करेंगे उनके लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश है। आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा। अगर तो उन्होंने पहले पास किया है तो बिल्कुल वो उसी को रिलाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको B1 पास करना होगा या आइल्स पास करना होगा। बेशक अगर उन्होंने पहले जब इंडेफिनिट अप्लाई किया था उनको ई-सोल वगैरह कुछ किया था, अगर तो वो एक्सपायर नहीं हुआ, जो भी लेवल उन्होंने किया होगा, अगर तो उनके पास आज के दिन लाइफ इन यूके टेस्ट और B1 या ई-सोल का जो भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है अगर उनके पास है, तो ये दोनों चीज़ें इंग्लिश को मीट करनी चाहिए। सेकंड ये है कि आपका जो भी, अगर आप या आपका भाई अप्लाई करने जा रहा है तो उसके लिए मस्ट है कि उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट या क्रिमिनल कन्विक्शन या किसी किस्म का जो रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस जो पेनल्टीज़ हैं वो नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें उनका जो एक वर्ड यूज़ करते हैं द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, तो ये करेक्टर्स वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पार्ट ये है कि जो अगर वो जो भी इंडेफिनिट के बाद वो दे कांट स्टे मोर देन 90 डेज अब्रॉड द यूके, तो इसका मतलब यह है कि अगर जो 2 साल उन्होंने यहाँ पे गुजरे हुए हैं वो किसी भी एक साल में या आखिरी साल में कम से कम 90 डेज से ज़्यादा बाहर वहाँ स्टे नहीं कर सकते। ये 3 जनरल रिक्वायरमेंट हैं, पूरी करते हुए एप्लीकेशन फिल करेंगे, फीस लगाएंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2010 में आई थी, जून 2010 में, और डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू मुझे 2011 में इंडेफिनेट लीव मिला था। मुझे ये तो पता है कि 5 साल के बाद हम नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरी नेशनलिटी जून 2015 में थी, लेकिन मैं जनवरी 2014 से जुलाई 2014 तक पाकिस्तान रह कर आई हूँ। क्या मैं स्टिल नेशनलिटी के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं? मतलब कि ये जो जून 2015 आएगा उसमें। यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन के 5 साल पूरे करने हैं और 5 साल में टोटल 180 डेज से ज़्यादा अपने ब्रॉड ना गुजारे हों और जो आखिरी साल है उसमें अपने 90 डेज से ज़्यादा ना गुजारे हों, तो जून में तो शायद आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है क्योंकि जून और जुलाई के टाइम आप पाकिस्तान में थी, तो बेटर होगा कि अगर आप जो वापस आई थी उसके बाद जो साल काउंट होगा, जो कि जुलाई टू जुलाई नेक्स्ट ईयर जुलाई में या अगस्त में अप्लाई करेंगी, तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि मिसेस ने के लिए अप्लाई किया था इंडेफिनिट लीव
15 अप्रैल 2014 में ना, ठीक सेटलमेंट चेकिंग सर्विस के थ्रू यहाँ से, और पेपर वगैरह सारे चले गए, सारा कुछ हो गया। अब उनका लेटर आया होम ऑफिस का, तो वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो इंग्लिश टेस्ट का था ना, वो ETS टोइक का था पहले, वो पाकिस्तान से ही पास किया था इन्होंने ना। ठीक। अब ये वो कह रहे हैं कि हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सके कि ये जो लेटर में जो लिखा हुआ है ना। जी मैं समझ गया आपका सवाल, समझ गया। आप सवाल क्या आपका? जी जी सवाल यही है कि आया मुझे वो दोबारा इनको दोबारा अब अपना इंग्लिश टेस्ट का B1 या ESOL का करना पड़ेगा, या कि हम वेट करें उनके डिसीजन का कि वो डिसीजन क्या लेते हैं। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जो टोए का सर्टिफिकेट था उसके बारे में काफ़ी सारा जो होम ऑफिस के पास मवाद इकट्ठा हो गया है। नंबर 2 चीज़ों पे वो अपना क्लेम कर रहे हैं। नंबर 1 वो ये क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने या कुछ लोगों ने जो टोए का एग्ज़ाम है खुद नहीं दिया। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो वो ऑथोराइज नहीं थे कि आपको टेस्ट लें, उन्होंने भी टेस्ट लिया, इसलिए उस पर उसका क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब आइडियली अगर मुझे एडवाइस मांगते हो तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप साथ ही कोई और जो उसको अल्टरनेटिव है कि आप यहाँ पे आइल्स पास कर लें, ESOL पास कर लें, जो भी ऑल्टरनेटिव उसका कोई एग्जाम्स है वो पास करके पेंडिंग एप्लीकेशन के साथ भेज दें, ताकि उनको बोलो कि हम लोगों ने टोइक पास किया था, वी वर द जेन्युइन पर्सन, हमने खुद एग्ज़ाम पास किया, कॉलेज अगर था या नहीं था मुझे पता नहीं, लेकिन अब आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम कि हमारे पास सफिशेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, ये हमारा प्रूफ है कि हमने ये सेकंड एग्ज़ाम पास कर लिया, हम आपको अटैच करें, ये सबसे आइडियल और बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना हो कि अगर 2, 4, 6 महीनों के बाद ये इस्टेब्लिश हो जाए कि जितने भी ये टोए के सर्टिफिकेट्स हैं बिल्कुल को एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो फिर दोबारा अप्लाई करो, टाइम मिले, फीस आए हो। अभी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, साथ ही सर्टिफिकेट लगाओगे तो देयर इज़ गुड चांस कि वो आपकी एप्लीकेशन को पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम अहमद है। उससे पहले भी मैंने आपसे बात किया था। जी मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ लास्ट ईयर, 2 छोटे बच्चे हैं और मैं डिस्क्रिशनरी लीव पे हूँ यहाँ पे। और मैंने 6 महीने पहले शादी किया मैंने, तो इंशाल्लाह अभी मैं बुलाना चाह रहा हूँ। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है सर? डिस्क्रिशनरी बच्चों के बेसिस पे मिली मुझे, तो आपके पास डिस्कशन लीव है और अपनी मिसेस को बुलाना चाहते हो, इज राइट? जी हाँ। ठीक। जनरल टर्म्स में वो सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी जो एक सेटल पर्सन अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे स्पॉन्सर करने जा रहा है। यहाँ पे 3 तरह के डिपेंडेंट्स आ रहे हैं। लेट्स से अगर यूरोपियन है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, अगर कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे है तो उसकी सिर्फ ये कि उसने मेंटेनेंस शो करनी है, अगर यूरोपियन है तो उसने सिर्फ शो प्रूव करना है कि वो यहाँ पे अपने जो यूरोपियन राइट है उसको एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन अगर जिसके केस में या कोई सेटल्ड लोग हैं जिनके पास इंडेफिनिट है या ब्रिटिश नेशनलिटी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसने अपने बाकी तमाम चीज़ें पूरी करनी है। अब आप आए हैं डिस्कशन लीव पे। डिस्कशन लीव के लिए काफ़ी ग्रे एरिया है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में या मेरी एडवाइस ये होगी कि वो तमाम रूल्स अप्लीकेबल होंगे कि आपने अपनी इनकम थ्रेशोल्ड अप्लाई करना है। डिस्कशन लीव आपको मिली है इस बेस पे कि अनफॉर्चुनेटली आपकी जो वाइफ है उसका इंतकाल हो गया, लेकिन क्योंकि आप एक सेटलमेंट रूट पे जा रहे हो, आपके साथ बच्चे हैं, यहाँ पे रह रहे हो, अब आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि आप और आपकी जो आने वाली जो वाइफ है जो यूके में आना चाहती है और आपकी फैमिली, आप अपने आप को विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड आप मेंटेन कर सकते हो और अकोमोडेट कर सकते हो। इसकी दवा जो भी चीज़ें पूरी हो रही हैं वो साथ आपको अटैच करना होगी। नॉर्मली डिस्कशन में ये जो एंट्री क्लियरेंस फीचर होता है या जो वीज़ा फीचर होता है, ये उसकी अपनी डिस्कशन होती है कि जो जिसके पास ऑलरेडी डिस्कशन लीव हो क्या वो किसी और को डिपेंडेंट यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकता कि नहीं कर सकता। लेकिन आपके केस में क्योंकि इंतहाई स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स है कि आपके बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए या आपकी फैमिली को या आपकी लाइफ को फर्दर अगर पॉजिटिव मैनर्स में देखा जाए तो ऑफ कोर्स आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ के बाकी के मरहल तय हो सकें। तो बिल्कुल आपको पॉजिटिवली आपके केस में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको मेक श्योर करें कि पूरी करें ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए।
गुड इवनिंग सर, मैं अपने ना भाई के बारे में आपसे पूछना है। ठीक। उसके पास ना इंडियन नेशनलिटी है, मगर वो दुबई में वर्क परमिट पे काम कर रहा है, दुबई में पिछले 2-3 साल से। ठीक। अभी उसके पास ना फैमिली विजिट वीजा है यूके का। ठीक। अभी नवंबर तक। अगर उसकी एंगेजमेंट हमने यहाँ कर दी है तो वो हम यहाँ किसी कारण से लड़की इंडिया नहीं जा सकती। ठीक। तो क्या हम कोर्ट मैरिज यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं फैमिली जो फैमिली विजिट वीजा? और लड़की दुबई जा सकती है, की जा सकती है। हाँ जी, ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर वो यूके में विजिटर यहाँ पे आएगा और उसके दौरान आप उसकी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन आजकल समटाइम जो रजिस्ट्रार हैं या कौंसल इस बात को स्टॉप कर दे, क्योंकि इसके पास विजिटर वीज़ा है और ये यहाँ से इन कंट्री सेटलमेंट पे नहीं जा सकता, तो सम टाइम दे कैन मेक इशू। लेकिन उसको यहाँ पे आते रहते हुए अगर वो विजिटर आता है, बिल्कुल उसको शादी रजिस्टर करने का हक है, बिल्कुल वो करवा सकता है। लेकिन अगेन उसको वापस जाके या वो दुबई से या इंडिया से उसको एंट्री क्लियरेंस लेना होगी। एक पार्ट ये है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर लड़की इंडिया नहीं जा सकती, तो जो लड़का, अगर आपका जो भाई है वो दुबई में है, तो दुबई में उसकी मिसेज जाके वहाँ पे शादी करे और वहाँ से फिर रहते हुए वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक जो शख्स जहाँ से भी चाहे अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी 2 कंडीशंस हैं। या तो वो उस कंट्री से अप्लाई कर सकता है वीज़ा जहाँ का वो नेशनल है, या सेकंड, अगर आप किसी कंट्री में फॉर द शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए सेटलमेंट में हैं या फर्दर लीव के लिए हैं और वो लीव आपको ऑथोराइज करती है कि यस आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, तो बिल्कुल अगर उसके पास काम करने की और रहने की परमिशन है दुबई में, वो वहाँ पे रहते हुए आपका वीज़ा अपना यूके में आने के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों ऑप्शन में से जो आपको सूट करें आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। मैं नेक्स्ट कॉलर से जाने से पहले जो ब्रेक से पहले जो लॉस्ट कॉलर थे उन्होंने जो सवाल पूछा था कि जिन्होंने का उनके ख्याल आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उनको क्या क्लैरिकल मिस्टेक हो गई या उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सके या अंडरस्टैंड नहीं कर सके। जब उनकी जो कॉलर्स थे उन्होंने बताया कि मैडम ने जब एप्लीकेशन फिल की उसने लिख दिया कि मैं अनमैरिड हूँ, जबकि वो मैरिड थी। जब यूके में आई, महीना रही, वापस चले गई, दोबारा अप्लाई किया, इंटरव्यू पे अनफॉर्चुनेटली को प्रॉब्लम आ गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको तमाम जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने चाहिए थे। अब क्योंकि मेरा काम कि जो आपके पास हालात हैं, जब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी को जाके मिले सॉलिसिटर को, उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि क्या उसने खुद किए थे, मिस्टेक हुई है या इंटेंशनली कोई प्रॉब्लम हुई है, या अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ जो क्लैरिकल मिस्टेक हो और हो भी जाए और लेकिन उसके बावजूद अगर आपके ह्यूमन राइट्स हैं, यहाँ पे जेन्युइन रिलेशनशिप है, शादी है, तो बिल्कुल उसके पास गुड आर्गूमेंट्स हैं, गुड चांस है कि वो दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम जो उसने वीज़ा अप्लाई किया था वो उसने विजिटर किया था, जो आपने कहा कि अभी रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है। लेकिन अगर वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें तो देयर इज़ अ गुड चांस एज़ फार एज बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते हुए आप उसको एक जो केस वर्कर है उसको कंफर्टेबल करें विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि यस ये जो भी हुआ है अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक या क्लैरिकल मिस्टेक हुई है या हम लोगों ने इसको ओवरलुक कर लिया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर्स कि मैं मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड काम करता है, वहाँ पे रहता है, ये है, तो बिल्कुल उसका गुड चांस है कि उसको स्पाउस वीज़ा मिलने के इंस्टेड ऑफ के विजिटर वीज़ा। लेकिन एडवाइस कि आप किसी सोलिसिटर को जाके मिलें, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं ताकि आपके लिए कोई बेस्ट एडवाइस हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सर गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि मेरे को टीयर 4 की एप्लीकेशन डाली थी और वो मेरे को इनवैलिड करके वापस आ गई थी, बोले कि फीस नहीं पे हुई। तो अभी मैंने वो रीसबमिट कर दी इनवैलिड एप्लीकेशन को वैसे की वैसी, उसके साथ प्रूफ लगा दिए थे कि फीस पे हो चुकी है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, अगले मंथ मेरा ILR ड्यू है 10 ईयर के बेस पे सर। एक तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं वो एप्लीकेशन कर सकता हूँ वाइल ये अभी पेंडिंग है, और दूसरी बात जो अभी ये पीरियड मेरा इनवैलिड में गया है, क्या ये लॉफुली कंसिडर होगा या इलीगल में जाएगा सर?
ये दो बातें। अब ये दो चीज़ें हैं इसमें। आपने सबसे पहले तो ये अपने जो एस्टेब्लिश करना है, जैसे मेन जो पार्ट है कि क्या आपने फ़ीस जो पे की थी वो क्यों पे नहीं हुई, क्या उन्होंने बैंक से ट्राई किया निकालने का, नहीं किया, लेटर लो बैंक से कि यस हमें किसी ने कोई पैसे निकालने की कोशिश नहीं की, या अगर आपने चेक लगाया था या कार्ड की डिटेल्स दी थी कि अगर वो कहते हैं कि आपकी पेमेंट नहीं हुई और इनवैलिड हो गई आपकी एप्लीकेशन, उसकी कम से कम कोई ग्राउंड या क्लेम या क्या आपके पास सबूत है कि आपने अपना पार्ट प्रॉपर्ली अदा कर दिया, लेकिन अगर पैसे नहीं निकले तो वो होम ऑफिस की वजह से नहीं निकले या उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं निकाले या जो भी आपकी रीजंस हैं। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी सिचुएशन में अंडर इमिग्रेशन रूल्स रिफ्यूज़ हो जाए तो विद इन 28 डेज एप्लीकेशन आप कर सकते हो। जो 10 ईयर्स के लॉन्ग रेजिडेंसी है उसमें कोई शॉर्ट टाइम का गैप या कोई इस तरह की जो मिस्टेक आपकी तरफ से या होम ऑफिस की तरफ से अगर ओवरलुक किया जाए केस को, तो वो उसको भी थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, क्योंकि आपने 10 साल यहाँ पे गुजार लिए, यस गुड चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, अभी 10 साल पूरे हो गए, उसका डिसीजन नहीं आया, मेन टाइम आपके 10 साल पूरे हो गए हैं, बिल्कुल यस आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। हेलो सर। जी मैं स्कॉटलैंड से बोल रहा हूँ सर। जी फरमाइए भाई। यस सर, मैं स्कॉटलैंड से बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं 2010 में यूके आया था स्टूडेंट वीजे पर। ठीक। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर 6-7 महीने गया मैं कॉलेज। ठीक। तो फिर मैं कॉलेज गया नहीं। तो बाद में मैंने, जैसे मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था 2 महीने पहले, तो मैंने ह्यूमन राइट्स का केस लगा दिया था। ठीक। ऐसे वकील से मिलकर ह्यूमन राइट्स का केस लगा दिया। और उसके बाद जब उन्होंने मेरे को रिप्लाई की, उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसे कॉलेज नहीं गए आप, तो आपका हमने वीज़ा कैंसिल कर दिया था 2011 में। तो उसके बाद में एक साल ऐसे ही चलता रहा केस। 1 साल बाद उन्होंने मेरे को रिफ्यूजल का लेटर भेज दिया। ठीक। जो भी ह्यूमन राइट्स का मैंने केस लगाया था। तो उसके बाद फिर दोबारा मैंने फर्दर अब लेटेस्ट क्या हुआ मुझे बस लेटेस्ट बता दें। अब आखिरी बात क्या हुआ, फिर मैंने शादी कर ली ब्रिटिश गर्ल के साथ। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बोलें। आपने शादी कर ली, अब क्या सवाल है? यार सॉरी, क्या कह रहे हो? आपने शादी कर ली, अब सवाल क्या भाई? तो मैंने शादी कर ली, तो हाँ जी यही मैं पूछने जा रहा हूँ। तो मैंने शादी कर ली, तो मैंने केस लगा दिया सारा भी। तो जो मेरी वाइफ की सैलरी है वो है 17,000, लाइक 50 पाउंड लेस है, लेस 18,000। सही। 50 पाउंड लेस है, 17,550 लाइक ऐसे है। ठीक। तो मैंने जब केस लगा दिया तो उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक आ गया था 10 दिन के बाद। ठीक। तो वो मैंने पूछना था क्यों अभी मतलब क्या मतलब आएगा, क्योंकि मैंने ह्यूमन राइट्स का केस लगाया था। तो वकील ने कहा मेरे को इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, तो इधर ही हो जाएगा तेरा केस, बिकॉज तूने ह्यूमन राइट्स का केस लगाया था। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने शादी करके अप्लाई कर दिया, आपके सोल्स ने एडवाइस किया कि आपका केस पेंडिंग था, तब आपने सेकंड एप्लीकेशन की, आप इन कंट्री एप्लीकेशन कर सकते हो। नॉर्मली होता ये है कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट अप्लाई करते हो तो आपके पास वैलिड लीव होनी चाहिए या आपके पास वीज़ा होना चाहिए, तो देन हो सकता है। लेकिन अगर आपका ह्यूमन राइट्स का केस डाला हुआ था, रिफ्यूज़ हो गया, पेंडिंग था, एनीवे उस पर भी अगर आपका क्लेम था कि आप कॉन्टीन्यूसली चल रही थी और अभी तक आपके पास जो केस है वो पेंडिंग है, उसके साथ आपके उसको रिलाई करते हुए आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन अब सेकंड पार्ट ये है प्रोसीजर। अब मेरिट्स क्या हैं कि आपकी वाइफ के पास इनकम 18,600 पाउंड होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, रिलेशनशिप है, मैरिज है, सर्टिफिकेट सब कुछ अटैच करना चाहिए। अब अगर इनकम वाला पार्ट पूरा नहीं हो रहा तो मेरी ख्याल है कि आप वेट करें जब तक उनको कोई डिसीजन नहीं आता, लेकिन आपको इनकम 18,600 पाउंड शो करनी पड़ती है। अगर नहीं है तो बेशक अपनी ह्यूमर्स में केस डाला हो या जिसमें भी आपका केस पेंडिंग हो, लेकिन उसमें वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अभी कोशिश करें अपनी मिसेज को कहें कि वो अगर जॉब को बढ़ा सकती सैलरी, वरना एडिशनल जॉब कर ले, क्योंकि आपकी जो सैलरी है, क्योंकि आपके पास वैलिड लीव नहीं है, आपको काम करने की परमिशन नहीं है, जो आपकी सैलरी है वो जहाँ काउंट नहीं होगी, इसलिए उसी के पास
दोनों में से एक रास्ता लेना पड़ेगा कि या वो अपनी इनकम बढ़ा ले अपनी सेकंड जॉब शुरू कर ले, या फिर आपको कम से कम सेविंग रखना होगी, जो कि उसका फार्मूला है कि 16,000 प्लस जितना शॉर्टफॉल है उसको 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तीनों में से जो से ऑप्शन हैं अपने वकील से डिस्कस कर लें और उस पर प्लीज़ कोशिश करें कि ताकि आपके कोई मेरिट्स में प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लिप से बोल रहा हूँ। मेरे को 2009 में ब्रिटिश पासपोर्ट मिला था और मैंने इंडियन लड़की से शादी की थी। ठीक। लेकिन वो होश पे थी। ठीक। और हमने शादी 2010 में की थी। ठीक। और अभी 4 साल हो चुके हैं। ठीक। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, 6 साल का और 1 8 साल का। ठीक। पहले हमने एफआरओ डाला था लेकिन उसको रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन मेरे बच्चों की नेशनलिटी के लिए डाला तो उसको नेशनलिटी मिल गई। अभी हम तीनों ब्रिटिश है और हमने मेरी वाइफ की लीव के लिए डाला है और उसके फिंगरप्रिंट भी हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके हैं। और जो बच्चे हैं वो आपके किस रिलेशनशिप से हैं? जो दोनों बच्चे हैं वो आपके इसी बेगम मिसिस से हैं? हाँ, इधर ही इसी कंट्री में पैदा हुए थे। ओके ठीक। ये हाँ, और अभी मेरी बीवी का 3 महीने हो चुका है, केस डाला हुआ है। ठीक। तो क्या पॉजिटिव आंसर आएगा? हाँ बिल्कुल। मेरा फिर सवाल है कि जो बच्चे हैं आपके इसी मिसिस से हैं, इसी बेगम से हैं? हाँ, इसी बेगम के है, मेरे खुद के इसी बेगम के है। ठीक, थैंक यू। लेकिन मेरे ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने से पहले मेरे बच्चे पैदा हुए थे। ठीक 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 ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया, क्योंकि आपको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई, बच्चे यहाँ पैदा हुए, बच्चों को डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कर दिया वेरी गुड, वरना कर दें तो आपको और आपके बच्चों को यहाँ पे ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी। अब पार्ट आ गया आपकी मिसेस के लिए। बिल्कुल आपको, क्योंकि आप यहाँ पे ब्रिटिश हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जो मिसेस है बिल्कुल क्वालिफाइड करती है 2 पार्ट से अंडर द 2 डिफरेंट इमिग्रेशन रूल्स। नंबर 1 के जो 7 साल के साथ यहाँ पे गुजार लिए, बच्चे उसके साथ हैं, तब भी उसको वीज़ा मिल जाना चाहिए। ऑन सेकंड पार्ट जो FP के तहत कि अब आपके उसके बच्चे और जो हस्बैंड है वो ब्रिटिश हो गए हैं, अब वो जहाँ जाएगी वहाँ पे आपके जो फैमिली है वो अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए। अप्लाई कर दिया, वेट कर रहे हैं, 2 माह हो गए, 3 माह, लेकिन नॉर्मली इस तरह के केसेस में 4 से 6 माह लग सकते हैं। अब आप वेट करें, होपफुली डिसीजन आपकी फेवर में आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। पहला तो मुझे ये जानना है, मैंने यूरोपियन लड़की से शादी की हुई है, तो मैं 5 साल का पीरियड से कब अकाउंट होता है PR अप्लाई करने के लिए? एंड दूसरा है सर मेरा क्वेश्चन, मैं नॉन इंश्योरेंस में पकड़ा गया था, मुझे कोर्ट में गया था, मुझे सम पॉइंट तो नहीं लगे, थोड़ा फाइन हुआ था एंड डिस्क्वालीफाइड किया था मुझे ड्राइविंग के लिए 1 मंथ के लिए। या इसका मेरी PR की एप्लीकेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? आपने 5 साल क्वेश्चन है आपने 5 साल किस बेस पे गुजारे यहाँ पे? 5 साल से शादी किए को हो गए हैं, लेकिन वीजा मिलने को अभी 2015 में होना है 5 साल। ठीक, यूरोपियन के साथ? हाँ जी, यूरोपियन लड़की के साथ। ठीक ठीक ठीक। अब सवाल जी। एंड एक और सवाल है सर, मेरे पास 2 बच्चे हैं, उसके साथ तो मैं टैक्स क्रेडिट, वर्किंग टैक्स क्रेडिट एंड चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ? इसका कोई मेरी एप्लीकेशन पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? और जब पड़ेगा? जो आपका थर्ड क्वेश्चन, चाइल्ड बेनिफिट, बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी किस्म के जो बेनिफिट्स हैं उससे कोशिश करें कि आप ना लें अनटिल के कोई ऐसा आपके पास ऑप्शन ना बचे। क्योंकि जो 5 साल 3 साल की जो डिस्कशन जो डिपेंडेंट वीज़ा होता है उसका मकसद ही ये होता है कि आपको टेस्ट करना कि आप और आपकी फैमिली विदाउट स्टेट बेनिफिट अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हो। इसलिए कोशिश करो कि नेक्स्ट ईयर आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं, अवॉइड करो स्वाय चाइल्ड बेनिफिट के। अब जो सेकंड पार्ट था कि आपने ड्राइविंग करते हुए शायद आपका ड्राइविंग 1 मंथ की सस्पेंशन हो गई या आपको जो भी जुर्माना हुआ, जब आप सेटलमेंट के लिए जाओगे तो होपफुली आपको वीज़ा मिल जाएगा।
लेकिन जो भी ये जो क्रिमिनल कन्विक्शंस होती हैं या रोड ट्रैफिक फेंसेस या काउंटी कोर्ट जजमेंट, अगर ऑन ट्रायल को सीवियर ना हो तो बिल्कुल आपको इंडेफिनिट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करोगे तो वहाँ पर उन्होंने एक चार्ट बना दिया, डायग्राम्स कर दी, उन्होंने बार कर दिया, अगर माइनर ऑफेंस है तो आप 3 साल के लिए, अगर उससे बड़ा होगा तो 5 साल के लिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो इंडेफिनिट या सेटलमेंट की एप्लीकेशन है उस पर मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैंने अपनी कज़न को स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान में, ठीक, वीज़े के लिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक। और उन्होंने पूछना ये था कि हम इस पे अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा था कि लिमिटेड राइट को इस तरह का था। ठीक, तो प्लीज बता दीजिए कि कोई हमारे पास राइट है कि हम अपील कर सकते हैं। आपका रिफ्यूज कब हुआ जी? कब रिफ्यूज हुआ जी? जी ये रिफ्यूज कब हुई एप्लीकेशन? कोई 3 वीक्स अगो। ठीक। अनफॉर्चुनेटली जो लेटेस्ट इमिग्रेशन रूल्स हैं उनके मुताबिक कोई भी लोग अगर यहाँ पे विजिटर आना चाहते हैं, उनका अगर केस रिफ्यूज़ हो जाए तो उनके पास फुल राइट ऑफ अपील नहीं है। लिमिटेड राइट ऑफ अपील का मतलब ये है कि आपको लगता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर था या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर था या जो भी वीज़ा जिसने केस वक्त आप केस को डील किया, अगर उसने कोई ऐसी आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की हो या आपके ह्यूमन राइट्स को कंसिडर ना किया हो, जो कि आपके केस में नहीं है, क्योंकि कज़न को स्पॉन्सर करना या इसमें कोई ह्यूमन राइट्स नहीं आते, एज फार स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स नहीं आते। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई उन्होंने कोई सस्पिशन हुई है कि आप वापस नहीं आएंगी या आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या आपकी सोशल इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल जो टाइज हैं वो पाकिस्तान में नहीं हैं, या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है मुझे लगता है कि शायद वो इस पोजीशन में नहीं कि आपको स्पॉन्सर कर सके, तो अगर इस बात पे आपका केस रिफ्यूज़ किया गया तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो लिमिटेड राइट ऑफ अपील में नहीं आता, इसलिए उनको फ्रेश एप्लीकेशन करना होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछना था आपसे, मेरी वाइफ आई थी यहाँ पे स्पाउस वीज़े में। ठीक। तो मैंने भी उनका 2 महीना पहले उनका इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था सेम डे सर्विस में। ठीक। तो उन्होंने सारे पेपर रख लिए थे, लेकिन उन्होंने वो एक लेटर दे दिया था कि कोई इंग्लिश के टेस्ट की प्रॉब्लम है तो वो आपको चेक करके हम बताएंगे। तो अभी तकरीबन 3 माह हो गए तो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैं पूछना चाह रहा था कितना प्रोसीजर इसका लगता है? बस वेट करें, बेशक वो सेम डे हो या बाय पोस्ट, बेशक सेम डे एप्लीकेशन हो या बाय पोस्ट हो, लेकिन अगर वो होल्ड कर लें तो फिर वो तमाम चेक्स करते हैं, वो सेम प्रोसीजर में अनफॉर्चुनेटली उस फॉल एप्लीकेशन को डाल देते हैं। वही आपने फिंगरप्रिंट और आपकी पेमेंट वहाँ सेम टाइम हो गई है, लेकिन वह वो तमाम चीज़ें जो भी आपका कोई बैंक्स में चेक करना होगा, कोई एम्प्लॉयमेंट चेक करना होगा या HM एवरेज चेक करना होगा, वो तमाम जो चेक्स हैं वो ऐसे प्रोसीजर चलेंगे। लेकिन नॉर्मली मेरे देखने में आ रहा है कि इस तरह के केसेस जितने भी हैं वो 4 to 6 मंथ में डिसाइड हो रहे हैं। अभी आपको 3 माह हो गए हैं, वेट करेंगे 6 माह तक कोई डिसीजन नहीं आता तो फिर आप उनको चीज़ आप करना शुरू करें, लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा सा टू अर्ली है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, जहाँ पे ना मैं स्टूडेंट हूँ, है ना। ठीक। तो मैंने ना 2 वीक्स पहले ना ट्रैवल किया था अदर कंट्री में, है ना। ठीक। तो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे आई थी, है ना। ठीक। तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट होल्ड कर लिए, वो दे नहीं रहे। उन्होंने मुझे उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे रिलेटेड माय कोर्स एंड लाइक ट्वाइक। ठीक। तो मेरी एक दिन इंटरव्यू भी हुई 3-4 घंटे की, है ना, हीथ्रो एयरपोर्ट पे। ठीक। तो अभी भी उन्होंने मेरे पासपोर्ट वापस नहीं दिए, मुझे 2 मंथ का टाइम दिया है। अभी मैं टेम्परेरी स्टे पे हूँ और मेरे हस्बैंड भी काम नहीं कर सकते, है ना। क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इन लोगों का? ठीक, उन्होंने आपके पासपोर्ट होल्ड कर लिए और साथ आपको कोई लेटर दिया होगा कि हमें क्या शक है, क्या हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, या जैसे आपने कहा कि उनको शायद ये लगा कि जो आपका टोए का सर्टिफिकेट है वो शायद जेन्युइन या किसी बात उस पर सस्पिशन उन्होंने अपनी इज़हार की होगी। लेकिन अब आपका इंटरव्यू हो चुका, उन्होंने चेक कर लिया, बिल्कुल आप उनको बोलें कि अगर आपको कोई शक है, कोई डर है तो आप डिसीजन दें। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब आपके पासपोर्ट वो होल्ड करते हैं तो आपको एक 2-3 पेज का एक लेटर देते हैं कि हमने आपके पासपोर्ट क्यों होल्ड किए, और उसमें आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि अब आपका इंटरव्यू होगा या आप इसको चैलेंज कर सकती हैं, या हमने आपकी जो लीव है वो कर्टेल कर दी है, या हमने आपके लाइसेंस को होल्ड कर लिया है। वो कोई ना कोई उस लेटर में लिखा होता है। मेरी आपको एडवाइस है
डेफिनेटली आपको भी मिला होगा। आप वो लेटर लेके किसी सॉलिसिटर के पास चले जाएं, दिखाएं कि उन्होंने क्या कहा, क्यों पासपोर्ट होल्ड किए हैं, या अगर होल्ड किए हैं इंटरव्यू होगा और उसके बाद भी वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि देखिए हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, हमारी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम करते थे, उनका मसला भी हो सकता है, लेकिन काम वाला जो पॉइंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है स्वाइस इसके कि जो आपकी जो एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है या आप उसमें अपसेट हैं। बेस्ट किसी सॉलिसिटर के पास चले जाएं, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं उसमें लिखा क्या है, या कम से कम हम उसको चेज़अप किया जाए कि देखिए आपने पासपोर्ट होल्ड किए थे, इंटरव्यू कर लिया, आपको अगर शक है तो डिसीजन दें, वरना कम से कम उनके पासपोर्ट इनको रिलीज़ करें। आपके लिए बेस्ट गो टू द सॉलिसिटर, टेक द एडवाइस, ताकि वो आपके केस को टेक ऑन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये, मैं 2009 में स्टूडेंट आया था तो उसके बाद आवर स्टे हो गया था, तो अभी मैंने ब्रिटिश सिटीजन से शादी कर ली थी, उसके बाद ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन डाली जो रिफ्यूज़ हो गई थी, लेकिन अभी फिर मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे वो इमिग्रेशन वगैरह आ गए थे तो उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग भी लगाया हुआ। उसके बाद अभी 2 माह हो गया तकरीबन, मैंने अपने मेरा बेबी भी हुआ उसके बेस के ऊपर एप्लीकेशन किया फिलहाल की, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या मतलब चांसेस है और दूसरा कितना टाइम ये लेते हैं ये लोग, क्या मतलब मैं रिपोर्टिंग की वजह से जा रहा हूँ। उन्होंने ठीक, आपका बेबी हो गया, आपने एप्लीकेशन कर दी, 2 माह हो गए। अगेन मैंने पहले बताया कि शायद इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं जो एफपी में खास तौर पे आ रहे हैं, इसमें 4 से 6 माह लग रहे हैं। आप वेट करें, 2 माह हुए हैं, 6 माह तक उनको डिसीजन आ जाएगा। आप रिपोर्टिंग करते रहें, बिल्कुल आपका केस स्ट्रॉन्ग है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा छोटा सा प्रॉब्लम, इस तरह प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मसला ये है कि मैं 2010 में यहाँ पे आया था, स्टूडेंट पे आया था, उसके बाद मैंने 2012 में शादी कर ली, वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ किया कि तुमने 6 या 7 दिन के डिफरेंस से ना तुम्हारा वीज़ा कर्टेल हो गया हुआ। तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अपील में गया, अपील विड्रॉ हो गई, दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, नए रूल आ गए हुए थे, उन्होंने मुझे 3 माह का वीज़ा दिया डिस्क्रिशनरी, तो उस 3 माह में मेरी 18,600 पूरा नहीं हुआ, दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, 18,600 का गया। अब उन्होंने मुझे वीज़ा इशू कर दी है, वीज़े के ऊपर लिखा हुआ स्पाउस वीज़ा, मगर जो कवरिंग लेटर आता है उसके ऊपर लिखा हुआ डिस्क्रिशनरी वीज़ा। ठीक, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे ठीक है 10 साल उन्होंने लिखा होगा, अपने 10 साल वीज़ा मिला आपको, 120 अब तो मुझे 2.5 साल का वीज़ा मिला है। जी, जो आपको 2.5 साल का मिला है वो मिला स्पाउस वीज़ा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन लीव मिली है। उसकी रीज़न ये है कि आपको 2.5 साल की जो लीव मिली है अब आपको 10 साल के बाद क्वालिफाइड करेंगे। अगर कोई लोग अंडर द इमिग्रेशन रूल्स नहीं आते, जो जितनी भी न्यू डिस्क्रिप्शन लीव्स हैं ये 10 साल पे फॉल करेंगी। ये पहले होता था आज से जुलाई 2012 से पहले कि जो लोग डिस्क्रिप्शन लीव पे आएंगे उनको 3-3 साल की 2-6 साल पूरे करने पड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने डिस्क्रिप्शन को या जितने भी न्यू रूल्स हैं उनको सबको इकट्ठा कर दिया। जो लोग आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स या स्पाउस पे या बच्चों की वजह से उनको वीज़ा मिलेगा उनको 2.5 साल की वो होगी डिस्क्रिप्शन लीव, लेकिन वो 2.5 साल की 4 दफ़ा उनको लेनी पड़ेगी और 10 साल पूरे करते हुए वो अपना इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। यही सेम आपके मैटर में या लेटर में लिखा हुआ है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो राय साहब। जी फरमाइए। मैंने ना केस लगाया था लास्ट ईयर। हाँ जी। आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल में। ठीक है। अब ते मेरी वाइफ के साथ लगाया था, वो स्टूडेंट थी, उनका कॉलेज बंद हो गया था। तो मेरी 2 साल की बच्ची भी है जहाँ, मैं इलीगल हूँ जहाँ। ठीक। तो उन्होंने ना अपील का राइट दिया था हमें। ठीक। तो वो मेरी नेक्स्ट वीक अपील की हियरिंग है, पर मेरी वाइफ की तबीयत जो ठीक नहीं है। अगर वो उनको डॉक्टर सिक नोट लिख के दे रहे हैं तो क्या उनकी जो डेट आगे हो सकती है? एक तो ये सवाल है। ठीक। अगर दूसरा सवाल ये है कि इसके बाद क्या प्रोसीजर, कई बोल रहे हैं तो वो कहीं से सुना है कि कई बोलते हैं कि अगर जज डिसमिस कर दे इस अपील को तो आगे कुछ नहीं कर सकते। ये बता सकते हैं क्या प्रोसीजर है इसका अपील? ठीक है, आपने एप्लीकेशन की, आपकी रिफ्यूज़ हो गई, राइट ऑफ अपील मिल गया, कोर्ट में हेयरिंग लिस्ट हो गई है। अब नॉर्मली तो इमिग्रेशन रूल्स में जो एडजर्नमेंट है वो होती नहीं है अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग या अनफॉर्चुनेट कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। अगर आपकी मिसेस की तबीयत ख़राब है आप उसका प्रूफ डॉक्टर का लेटर भेज दें,
लेकिन जज सम टाइम काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, आप जितना अर्ली भेजेंगे ताकि अच्छा होगा कि वो आपको वेल बिफोर द टाइम आपके लिए या जो हेयरिंग है उसको एडजर्न कर दें। लेकिन होगा यही, अगर आप उस दिन नहीं जा सकते तो महीने बाद की हेयरिंग आ जाएगी या 2 महीने बाद की आ जाएगी। एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो टू द कोर्ट एंड गिव द जस्टिफिकेशन अगर आप अपने केस को फाइट करना चाहते हो, क्योंकि हेयरिंग आपने मांगी है, आपके लिए है, आप जाके अपने केस को डिसाइड करोगे। वरना अगर आप नेक्स्ट हेयरिंग पे भी नहीं जाओगे तो फिर जज आपकी एब्सेंट पे एज ए एक्स पार्टी डिसीजन दे देगा। इसलिए कोशिश करें कि जो आपके पास प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं, जाके कोर्ट में अपना केस फाइट करें ताकि आपकी फेवर में डिसीजन आ सके। ये अगर वहाँ कोर्ट से रिफ्यूज़ हो जाता है, जो सेकंड क्वेश्चन था, तो आपके पास बिल्कुल अपर ट्राइब्यूनल फिर अपर टू अपर ट्राइब्यूनल में आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके केस के मेरिट्स क्या हैं और आपका सोल्यूशन आपको एडवाइस क्या करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी भाई साहब, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं बनाई थी 2011 में। ठीक है। जो पहले मेरी वाइफ आई थी, एक्स वाइफ से 2008 में हुआ, तो अच्छा ये पहले आए थे 2009 में, से बाद में आए 2011 में। शादी बनाई इधर एज विजिटर, ये आए थे विजिटर वीजा पे। ठीक। अभी ऐसा है कि 3 साल प्लस हो गया है। हमने बहुत ट्राई किया, लॉयर्स तो मेरे ट्राई कर रहे हैं, आर्टिकल 8 एंड आर्टिकल 3, लेकिन उसमें कोई मालूम नहीं, वो बस रिफ्यूज कर रहे हैं कि जो लॉ का कह रहा है कि शी हैज टू गो टू बैक टू इंडिया एंड अप्लाई फ्रॉम देयर। ठीक। लेकिन अभी तो ओवरस्टे हो गई, 3 साल प्लस हो गए हैं। आपने शादी जहाँ पे रजिस्टर करवाई थी क्या किया? वो वीजा नहीं मिलेगा, वो ठोक। आपने जहाँ पे शादी रजिस्टर करवाई थी? हाँ जी, हाँ जी, इधर। हाँ जी। आपका इस रिलेशनशिप को बच्चा है? हाँ, रजिस्टर कराई थी। ठीक। अब आपकी कोई फैमिली को बच्चे हैं इस रिलेशनशिप से? इनके पहले वो आपके जी दोनों के इस रिलेशनशिप में? हाँ, इनके बेटा बेटी हैं, अभी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक 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 ठीक। जो लोग यूके में रहते हुए अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने जाएं, उनके लिए कंडीशन ये है कि उनके पास स्विचेबल लीव होनी चाहिए, वीज़ा भी हो और वो कैटेगरी जिससे आप स्विच भी कर सकते हो। जो विजिटर है वो अनफॉर्चुनेटली इन कंट्री रहते हुए शादी तो हो सकती है लेकिन यहाँ पे रहते हुए स्विच नहीं कर सकते, ये एक लॉ है। अनटनलेस कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हों कि आप कहें कि जब आपने शादी की हम यहाँ इकट्ठे रहना शुरू हो गए, हमारी फैमिली या मिसिस के बेबी ड्यू हो गया या प्रेग्नेंट हैं या बच्चा हो गया, तो या कोई और रीजंस। लेकिन अगर आपके कोई इस तरह के केसेस हों तो वहाँ उसको बोलते हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे कि द इमिग्रेशन रूल्स बड़ा क्लियर हैं कि आपको जाके इंटीग्रेंस लेना होगा, लेकिन हमारे केस में इस रूल्स को अप्लाई ना किया जाए ड्यू टू कि हमारे पास ABC जो भी रीजंस आप हों, अगर तो आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस हों। अगर ना हो तो जैसे आपने कहा कि आपके वकील तो काफ़ी देर से केस लड़ रहे हैं 3 साल से, लेकिन कोई प्रोसेस अच्छी नहीं जा रही, तो मेरा ख्याल है कि अमूमन होमोस वाले बार बार रिफ्यूज़ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड आपका जो कंसर्न्स है कि क्या अगर ये वापस जाके वीज़ा लेगी तो इसको वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि ओवरस्टे हो गई है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपने यहाँ पे रहते हुए एज ए विजिटर शादी की, वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि आपको वापस आके वीज़ा लेके आना चाहिए, आप कोर्ट में चले गए, केस फाइट करते रहे, लेकिन अब आपको एहसास हुआ कि नहीं इमिग्रेशन रूल्स इस पर आपकी फेवर में या आपकी हमदर्दी करने को तैयार नहीं है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि शी शुड गो बैक एंड अप्लाई फ्रॉम देयर। अगर वहाँ से अप्लाई करती है तो जो टाइम ओवरस्टे या इलीगल जो भी टाइम गुजारा है ये उस पर इतना अफेक्ट होगा, लेकिन इतना अफेक्ट नहीं होगा कि उसको बिल्कुल बैन हो जाएगा या उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल इस पर ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपने कोशिश की, आपको पता था जो एडवाइस किया गया उसके मुताबिक आपने केस डाला, और जितना टाइम इसने यहाँ पे गुजारा है उतना देर इसने या आपने होम ऑफिस के साथ फाइट करते हुए या कोर्ट में केस लड़ते हुए किया है। इसलिए ये इसकी जो इंटेंशन है वो वेरी क्लियर है कि शी वांट टू सेटल इन द यूके एज योर डिपेंडेंट। तो अगर वापस जाके वीज़ा भी अप्लाई करेंगी तो केस वर्कर मजबूर होगा कि उसको वीज़ा देना पड़ेगा। लेकिन अगेन क्योंकि केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नीड टू गो टू द सोलिसिटर, डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस लेके जाएं, बाकी तमाम चीज़ें पूरी करते हुए तो बिल्कुल आपके वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।
आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने शादी की हुई है, मेरी वाइफ है ना वो यूरोपियन सिटीजन है वो ना। ठीक। तो मेरे पास EEA2 जो उनका है वो 5 साल का है वो। ठीक। वो रेजिडेंट परमानेंट जो है। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी वाइफ अभी इस साल ब्रिटिश सिटीजन हो जाएगी मतलब ना। ठीक। और मुझे अगले साल मेरे 5 साल हो जाएंगे। ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे फिर अगले साल वही EEA4 अप्लाई करना पड़ेगा या मेरे, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि ब्रिटिश के मतलब के उनको 3 साल का टाइम चाहिए होता है, तो मुझे तो उसका फिर कौन सा रूल लागू होगा, मतलब ये EEA4 वाला या सीधा ही नेचुरलाइजेशन के लिए? आपकी मिसेज ने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर दिया या करना है इस साल? नहीं, अभी उन्होंने करना, अभी उसको 5 साल होने वाले हैं, वो अभी कर देगी थोड़ी देर से। ठीक। आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगी, लेकिन आइडियल तो आपके लिए ये है कि बार बार एप्लीकेशन करने से, अगर आपकी मिसेज इस साल अप्लाई नहीं करती, जो कि अब अगस्त और सितंबर स्टार्ट हो गया, तो 3-4 महीने या नेक्स्ट ईयर में अगर वो वेट कर लें, वो सेटलमेंट, उसके पास राइट है कि 5 साल के बाद जब मर्जी चाहे वो सेटलमेंट पे जा सकती हैं। इसलिए उसको अगर लेट भी करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि जब अगर आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, उस वक्त वो भी सेटलमेंट पे जाती है तो आप भी सेटलमेंट पे जाते हो, तो ये गुड चांस है कि आपने इकट्ठी एप्लीकेशन की और सेटलमेंट मिल गया। वरना ये होता है कि अगर आपका जो मेन एप्लीकेंट है, अगर उसके सर्कमस्टांसेज या कैटेगरी चेंज हो जाए, तो डिपेंडेंट को भी विदिन 28, आइडियली तो ये है कि विदिन 28 डेज उसकी नए स्टेटस पे डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अब आपके केस में क्या हुआ कि अगर उसको नेचुरलाइजेशन अप्लाई हो जाती है, ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, तो फिर आपको उसके डिपेंड के लिए जाना पड़ेगा। बेस्ट होगा कि वो वेट कर लें, अगले साल इकट्ठे अप्लाई करें। आपके दोनों के लिए बार बार एप्लीकेशन, बार बार फीस करना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप वन गो आप इकट्ठा अप्लाई करें, आपकी सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल भी जाती है, अभी उसको 5 साल पूरे होंगे, उसको सेटलमेंट मिलेगा, अभी ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए फिर भी आपके जब 5 साल पूरे हों तब भी आप सेटलमेंट पे जा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको कॉन्फिडेंशियल या डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये, मैं ब्रिटिश सिटीजन। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पूछना था, मैंने इंडेफिनिट अप्लाई किया था नवंबर में, तो दिसंबर में मेरा ड्यू था, तो उसके बाद बाय पोस्ट मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा इंडेफिनिट लेकर आया मई में। तो उसी दौरान मेरे बच्ची पैदा हुई है। अब ये मैंने पता करना था उसका, मैंने अब वीज़ा अप्लाई करना है क्योंकि हमने ट्रैवल करना है, तो उसका मेरा डिपेंडेंट वीज़ा होगा या उसका दूसरा ब्रिटिश पासपोर्ट बनेगा? बच्चा यहाँ पैदा हुआ है? जी यहाँ पे पैदा हुआ है। हाँ ठीक। अगर आपके बच्चे यहाँ पैदा हों और आपके पास पहले का इंडेफिनिट नहीं था, अब भी इंडेफिनिट मिल गया, तो फिर भी वो स्टेट वे आपके रजिस्ट्रेशन करवाते हुए स्टेट वे ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ये कहता है कि अगर आपके यहाँ पे रहते हुए बच्चे पैदा हो जाएं और यूके के अंदर पैदा हों और आप उसके वक्त आपके पास इंडेफिनिट लीव ना हो, बेशक दोनों पेरेंट में से किसी के पास भी ना हो, लेकिन जब आपको इन कंट्री जहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाएगा तो बच्चे स्टेट वे क्वालिफाइड करते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करवाते हुए उनका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया जाए। जो बाकी जो मिसेज हैं उनको शायद डिपेंड के तौर पे जो फेज़ आपको गुजारना पड़ेगा, लेकिन बच्चे बिल्कुल आपके स्टेट आप उनका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा, उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM। हमारा ईमेल एड्रेस हमेशा आपके पास अवेलेबल, अगर कोई मसला हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कोशिश होगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।